हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये। देखिए इसके अंदर हमने क्या देखा कि एक फ्लैट सरफेस है जो कि एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म कैसे पता लगेगा बच्चों? यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का आप अगर एक्सप्रेशन देखते हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू लिखा है 10 टाइम्स एक्स आई कैप। सो आई कैप इंडिकेट्स दिस इज अलोंग एक्स एक्सेस, राइट? तो डायरेक्शन तो फिक्स्ड है, डायरेक्शन इज कांस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन फिक्स्ड है। अब मैग्नीट्यूड पे बात करते हैं। सो यहाँ पे देखिए 10x इसका मैग्नीट्यूड है और इसका मैग्नीट्यूड डिपेंड्स ऑन x कोऑर्डिनेट, राइट? सो जैसे जैसे x चेंज होगा वैसे वैसे इसका मैग्नीट्यूड चेंज होगा। सो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है? वेरिएबल है। नाउ यहाँ पे एरिया जो गिवन है, इसका एरिया वेक्टर अलोंग x एक्सिस गिवन है बच्चों, ठीक है ना? इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में है, ठीक है, जो कि 2 मीटर स्क्वायर आई कैप है इस डायरेक्शन में। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस एंड दिस वन इज वाई एक्सिस। सो क्वेश्चन सिंपल है, आपको फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है? और फ्लक्स इक्वल टू क्या होता है बच्चों? E टाइम्स A इंटू कॉस ऑफ थीटा। अगेन थीटा इज एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड एरिया वेक्टर। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है बच्चों अलोंग एक्स एक्सिस, राइट? सो एंगल की बात तो क्लियर हो गई, एंगल विल बी 0 डिग्री, क्लियर? अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यहाँ पे एरिया का मैग्नीट्यूड भी गिवन है बच्चों, तो एरिया तो आप लिख दोगे 2 यूनिट्स, ठीक है? कॉस यहाँ पे हो गया 0 डिग्री। रही बात इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो बच्चों आपको याद होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब मैंने बोला था कि जब भी आप ये फॉर्मूला लिखते हो तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मस्ट बी फील्ड इंटेंसिटी एट द सरफेस ऑफ द प्लेन। प्लेन के सरफेस पे जो इंटेंसिटी होगी उसकी वैल्यू लिखनी है, ठीक है? अब यहाँ पे तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी है ना? 10x में x की जो भी आप वैल्यू डालते हो उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे हमें नोटिस मतलब हमने ये नोटिस किया कि ये जो प्लेन है वो ऑरिजिन से 5 यूनिट डिस्टेंस दूर है। यानी कि अगर हम इस प्लेन की एक्स कोऑर्डिनेट की बात करें तो इस पे एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू हर जगह x इक्वल टू 5, x इक्वल टू 5, कोई भी पॉइंट उठा लो, x की जो कोऑर्डिनेट होगी वो होगा 5 यूनिट, ठीक है? तो हमें पता है कि इसका हर एक पॉइंट, इस प्लेन का हर एक पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 5 है। इसका मतलब जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऐसे हिट करेगी यहाँ पे सरफेस पे तो वहाँ भी x की वैल्यू क्या होगी? 5। तो इस हिसाब से अगर हम चले तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी वो x इक्वल टू 5 डालने पे हमारा सरफेस पे आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहाँ पे अलग से कैलकुलेट कर लूँ, मैग्नीट्यूड जो हम लोग लिख रहे हैं वो होगी 10 टाइम्स x। एज वी नो कि यहाँ पे जब सरफेस को हिट करेगा x की वैल्यू हो जाएगी 5, तो 10 इंटू 5 दैट इज 50 न्यूटन पर कूलम हमारा क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी। सो फाइनली फ्लक्स कैलकुलेट करने के लिए ये वैल्यू इसमें हम लोग रख देंगे 50 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एरिया 2, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, एरिया 2, कॉस 0 की वैल्यू 1। सो अल्टीमेटली वी गेट 100 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम द फ्लक्स। क्लियर है बच्चों? ओके, सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट? दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास एक सिलेंडर है जिसकी लेंथ 20 मीटर है और अलोंग एक्स एक्सिस इस तरह से प्लेस है कि 10 मीटर पार्ट इस तरफ है अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस और बाकी का हाफ दैट इज 10 मीटर ये अलोंग नेगेटिव एक्सिस इस तरफ आ रहा है। ऑरिजिन के राइट में हाफ पोर्शन और ऑरिजिन के लेफ्ट में हाफ पोर्शन। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया गिवन है 2 मीटर स्क्वायर, राइट? सो हमें ये गिवन है कि ये जो पूरा सिलेंडर है ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस्ड है जो कि इस तरह से डिफाइंड है 20x आई कैप। सो गाइज ये तो क्लियर है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो डायरेक्शन होगा अलोंग एक्स एक्सिस होगा, राइट? अब एक्स कोऑर्डिनेट डिसाइड करेगा कि ये पॉजिटिव के अलोंग होगा या फिर नेगेटिव के अलोंग। अगर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हुआ
तो ऑब्वियसली हमारा मैग्नीट्यूड पॉजिटिव रहता है, पॉजिटिव रहेगा और आई कैप एज इट इज यानी पॉजिटिव एक्स एक्सिस को इंडिकेट करेगा। बट जैसे ही हम एक्स की वैल्यू नेगेटिव लेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये पार्ट नेगेटिव आएगा, बट मैग्नीट्यूड नेगेटिव हो नहीं सकता, इसलिए उसका नेगेटिव किसके साथ चला जाएगा बच्चों, आई के साथ। तो हमारा डायरेक्शन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यहाँ पे देखिए ये जो प्लेन है इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, इसके लिए एक्स कोऑर्डिनेट है -10 मीटर, ठीक है। इस प्लेन के लिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है बच्चों, +10 मीटर। इसका मतलब जब मैं एक्स की वैल्यू +10 रखूंगा तो ये 20 मैग्नीट्यूड आएगा हमारा, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा। तो आई कैप विल रिमेन अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब इसका जो डायरेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हम लोग दिखा सकते हैं एरो के थ्रू इन दिस डायरेक्शन, और हमारा एरिया वेक्टर भी क्या है बच्चों, इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर दोनों सेम डायरेक्शन में, तो इसके लिए एंगल हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, 0 डिग्री, ठीक है। अब आइए इसकी बात करते हैं। अगर मैं x की वैल्यू -10 रखता हूं यहाँ पे, ठीक है, तो 20 इंटू -10 आई कैप, सो ये हो जाएगा हमारा -200 आई कैप। आपको पता है कि मैग्नीट्यूड पार्ट हमेशा पॉजिटिव रहता है, तो 200 मैग्नीट्यूड और माइनस साइन एब्जॉर्ब करा देंगे आई के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस आई कैप। इसका मतलब जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हो जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ये, ठीक है, 200 यूनिट, ठीक है, यूनिट्स। तो अब हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है। अब देखिए एक सरफेस और भी है यहाँ पे, ये कर्व सरफेस। बच्चों कर्व सरफेस के किसी भी पोर्शन पे, फॉर एग्जांपल टॉप पॉइंट पे लेता हूँ, ये एक पैच लेता हूँ, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, दैट इज अलोंग वाई एक्सिस। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस में। इसके बीच एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो आप यहाँ पे कहीं भी किसी भी पॉइंट पे एक आप एरिया वेक्टर लोगे वो हमेशा ऐसे होगा, है ना, अलोंग दी, एक तरह से कह सकते हैं सरफेस के, ये जो क्रॉस सेक्शन एरिया है उसके सरफेस के प्लेन के अलोंग होगा, ठीक है। और हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जाएगा, तो इसके बीच में एंगल हमेशा क्या होगा, 90 डिग्री। तो कोई भी मतलब अगर पूरे के पूरे कर्व सरफेस पे कोई भी एक पैच लोगे, उस पर अगर एरिया वेक्टर आप ड्रॉ करोगे तो एरिया वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री बनाएगा। तो इस कर्व्ड सरफेस के साथ जो हमारा फ्लक्स होगा, फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड, ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा विल बी 90 डिग्री, ठीक है ना। तो ये तो हमारा हो गया 0। अब बात है, ये दो सरफेसेस रह गए क्रॉस सेक्शन एरिया वाले, ठीक है ना, क्रॉस सेक्शन पार्ट जो है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे फ्लक्स कैलकुलेट करूँ इस पार्ट में, तो हमारा फ्लक्स होगा, राइट पार्ट में लिख देता हूँ, फ्लक्स थ्रू राइट पार्ट। तो इसके अंदर जो फ्लक्स होगा वो होगा एरिया इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, 20, और इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है 10, तो 20 इंटू 10 दैट इज 200, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 200, ठीक है, 2 इंटू 200, और कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है बच्चों, 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री दैट इज 1, तो हमारा क्या हो जाएगा ये, प्लस 400 इंटू 1 दैट इज 400 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। क्लियर है। अब सिमिलरली इधर देखेंगे तो सेम वैल्यू आएगी, है ना, वो कितना होगा बच्चों, एरिया वेक्टर भी इधर है, ठीक है, एरिया वेक्टर भी इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में है, ठीक है। तो अगेन यहाँ पे एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो अब फ्लक्स थ्रू लेफ्ट पोर्शन या लेफ्ट पार्ट विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट इज 200 क्रॉस सेक्शन एरिया 2 cos 0 1, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 400। तो बच्चों न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो टोटल फ्लक्स विल बी फ्लक्स थ्रू लेफ्ट, फ्लक्स थ्रू राइट एंड फ्लक्स थ्रू कर्व सरफेस। तो कर्व सरफेस का तो 0 हो गया, ठीक है, लेफ्ट का हमारा है 400, ठीक है, राइट का है 400, ये 0, दैट इज टोटल 800 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन आपको, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको समझ आ गया होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
सो गाइज दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सो गाइज इस क्वेश्चन के अंदर एक क्यूब है जो स्पेस में रखा हुआ है इस तरह से कि इसका जो एक प्लेन है लेफ्ट प्लेन वो YZ प्लेन से 1 मीटर अवे है और जो दूसरा प्लेन है वो YZ प्लेन से 3 यूनिट डिस्टेंस पे है। सो इससे हम लोग इजिली ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इसका जो यूनिट लेंथ जो इसका जो एज लेंथ है वो 2 यूनिट्स का है, यानी यहाँ पे 2 मीटर का है। ठीक है, तो 2 मीटर 2 मीटर एंड 2 मीटर। सो अब हम लोग क्या करेंगे, जब भी इसका एज लेना होगा हमें एज लेंथ, तो हम इसे 2 मीटर कंसिडर करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट, ये जो पूरा क्यूब है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के एक्सप्रेशन को देख के हम लोग ये आसानी से कंक्लूड कर सकते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, देखिए अगर इसको देखा जाए तो हम लोग 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। एक फील्ड इंटेंसिटी अलोंग एक्स एक्सिस जो कि 4 यूनिट है, दैट इज कांस्टेंट, बट अलोंग वाई एक्सिस जो है वो वेरिएबल है, इट डिपेंड्स ऑन वाई। सो ओवरऑल हम लोग क्या बोलेंगे, क्योंकि ये कॉम्बिनेशन है वेरिएबल पार्ट एंड कांस्टेंट पार्ट का, तो ओवरऑल हम लोग ये बोलेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो नॉन यूनिफॉर्म है। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले, हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई टोटल फ्लक्स बताओ, टोटल फ्लक्स थ्रू दिस क्यूब। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है हमें। या तो ऐसा करो कि आप पहले एक कंपोनेंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल लो और फिर दूसरे कंपोनेंट की वजह से निकालो। एक तरीका तो ये हो सकता है। ठीक है ना, तो हमें टोटल फ्लक्स निकालना है, तो ऐसा कर लेते हैं हम लोग फेस वाइज चलते हैं। ठीक है ना, हम लोग फेस की नंबरिंग कर देते हैं। ठीक है, अब सपोज करो ये 1 है और इसके जो अपोजिट होगा फेस वो 1 डैश। ये हमारा फेस है, फेस नंबर 1, और इसके अपोजिट फेस को बोलेंगे 1 डैश। क्लियर है। ठीक है, इस फेस को बोल देते हैं 2 एंड इसके अपोजिट फेस को 2 डैश। ठीक है, इस वाले फेस का नाम देते हैं 3 और इसके अपोजिट फेस को बोलते हैं 3 डैश। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसका जो तरीका मुझे लगता है कि बेस्ट रहेगा कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ब्रेक कर दो। ठीक है, और हर एक केस में हर सरफेस के लिए उस कंपोनेंट की वजह से फ्लक्स निकालते हैं। ठीक है ना, तो अगर मैं इसको ऐसा लिखूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर मैं इसके 2 हिस्से कर देता हूं और इसे लिख देता हूं एक्स कंपोनेंट और ये क्या है वाई कंपोनेंट। ठीक है, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है। ठीक है, अब मैं फेस 1 के थ्रू कैलकुलेट करता हूं ड्यू टू दिस कंपोनेंट एक्स कंपोनेंट, तो मैं इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर रहा हूं, है ना, ड्यू टू एक्स कंपोनेंट। ठीक है, एक्स कंपोनेंट एंड ड्यू टू वाई कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए, अब मैंने सरफेस चूज किया है फर्स्ट, है ना। फर्स्ट सरफेस के लिए हमें फ्लक्स कैलकुलेट करना है, तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस। ठीक है ना, अब देखते हैं हमें 2 चीजें चाहिए होती हैं, इनफैक्ट 3 चीजें। एक तो एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एंगल बिटवीन देम। ठीक है, तो अगर मैं एक्स कंपोनेंट की बात करूं तो एक्स कंपोनेंट मेरा है 4, है ना, आई कैप। अच्छा, अब फर्स्ट का एरिया वेक्टर किधर है बच्चों, इसका एरिया वेक्टर जब भी क्लोज सरफेस होता है तो एरिया वेक्टर आउटवर्ड होता है, तो इस प्लेन का आउटवर्ड डायरेक्शन क्या हुआ, अलोंग जेड एक्सिस। तो इस पर एक काम करते हैं, हम लोग डॉट प्रोडक्ट से कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है ना, क्योंकि एरिया वेक्टर और अगर हम यूनिट वेक्टर नोटेशन में लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर, तो आपको एंगल लेने की भी जरूरत नहीं है, आप सीधा करो ई डॉट ए, फ्लक्स कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है फॉर एक्स कंपोनेंट। ठीक है, और एरिया वेक्टर हमारा है सरफेस 1 के लिए, वो है 2 यूनिट लेंथ इंटू ब्रेड्थ, या है ना, एज लेंथ का स्क्वायर कर देंगे तो ये स्क्वायर फेस है, ये स्क्वायर सरफेस है, तो इसका एरिया आ गया हमारा 4 और डायरेक्शन है के कैप। ठीक है, तो फ्लक्स का जो एक क्लासिकल डेफिनेशन है वो है ई डॉट ए वेक्टर, राइट। तो इसके अंदर हम लोग कॉस थीटा नहीं लिखते, है ना, ई डॉट ए से हमारा
फ्लक्स कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 4i कैप, एरिया वेक्टर 4k कैप, ठीक है। अब हमें पता है कि i डॉट, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं पहले 16 i डॉट k, और आपको पता है i डॉट k की वैल्यू 0 होती है, ठीक है ना, डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। i डॉट i 1, j डॉट j 1, k डॉट k 1, अदरवाइज 0, ठीक है। तो इसके अंदर हमारा जो फ्लक्स हो गया वो 0 हो गया। तो फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस का एक 50% ड्यू टू x कंपोनेंट हमारा आ गया है, ठीक है ना। तो एक कंपोनेंट का 1 ड्यू टू x कंपोनेंट आ गया। अब y सरफेस के लिए देखते हैं, y कंपोनेंट के लिए देखते हैं, ठीक है ना। तो बच्चों अगेन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है y कंपोनेंट वो है 3y स्क्वायर प्लस 2j कैप एंड एरिया वेक्टर इज अगेन 4k कैप। तो यहाँ पे बच्चों साफ पता लग रहा है कि j रिपीट कट करके ऐड करना है, ठीक है। ठीक है, सो गाइस अब नेक्स्ट हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे थ्रू द सेम सरफेस बट ड्यू टू वाई कॉम्पोनेंट। तो वाई कॉम्पोनेंट हमारा क्या है बच्चों, ई वाई, यहाँ पे हमारा वाई कॉम्पोनेंट है ये 3y स्क्वायर प्लस 2j कैप, ठीक है। और एरिया वेक्टर हमारा वो तो फिक्स रहेगा फॉर फर्स्ट सरफेस, मतलब सरफेस नंबर 1 के लिए। तो ये हमारा एरिया वेक्टर हमने यहाँ पे क्या लिया था 4k कैप, तो ये 4k कैप है। बच्चों आगे प्रोसीड करने से अच्छा है कि आप यहीं से कंक्लूड कर सकते हो कि यहाँ पे j डॉट k होने वाला है। जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 अलॉन्ग y ड्यू टू y कंपोनेंट, तो अगेन क्या होगा, j डॉट k आने वाला है। तो j डॉट k आएगा तो क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो नेट फ्लक्स थ्रू फर्स्ट सरफेस, तो यहाँ का 0 प्लस दिस 0 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो नेट फ्लक्स जो आएगा, सॉरी नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 दैट विल बी 0 ड्यू टू बोथ कंपोनेंट। मैंने दोनों कंपोनेंट का निकाल लिया और ये अल्टीमेटली 0 आ रहा। तो सेम मेथड से अगर, या सेम इन द सेम वे वी कैन से दैट फ्लक्स थ्रू सरफेस 1 डैश जो सरफेस है उसमें क्या एक ही फर्क है कि इसका जो वेक्टर है, जो एरिया वेक्टर है दैट विल बी इन -k कैप डायरेक्शन। सो नेगेटिव z एक्सिस में होगा। तो चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, जब मैं i के साथ माइनस डॉट k कैप करूंगा तब भी 0 आएगा, ठीक है। और यहाँ पे j के साथ करूंगा माइनस k डॉट तो भी 0 आएगा। इसका मतलब 1 और 1 डैश दोनों सरफेसेस के थ्रू हमारा जो फ्लक्स आएगा 0 होगा। तो आउट ऑफ 6 हमने 2 सरफेसेस का फ्लक्स कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं सरफेस 2 की, ठीक है, 2 एंड 2 डैश के, ठीक है। तो अगर हम लोग सरफेस फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 ड्यू टू x कंपोनेंट निकाले तो हमारा x कंपोनेंट क्या है बच्चों, 4i कैप इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और इसका जो एरिया वेक्टर है बच्चों, अगर आउटवर्ड डायरेक्शन के अकॉर्डिंग देखें और परपेंडिकुलर टू द सरफेस, तो दिस विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव x एक्सिस। तो इसका एरिया वेक्टर होगा 4i कैप, ठीक है ना, 4i कैप। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे क्या है 4i कैप न्यूटन पर कूलम, और हमारा एरिया वेक्टर भी क्या है बच्चों, वो भी है 4i कैप मीटर स्क्वायर। तो फ्लक्स जो होगा वो फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा हमारा E डॉट ए के अकॉर्डिंग 4 जो, मतलब फिर से लिख देता हूँ मैं ऐसे, 4i कैप डॉट 4i कैप दैट इज 16i डॉट i दैट इज 1, ये i डॉट i 1 होगा। तो 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा आ गया फ्लक्स थ्रू सेकेंड प्लेन ड्यू टू x कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अभी 50% काम हुआ है। अब सेकेंड पार्ट में आते हैं, फ्लक्स थ्रू हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले, फ्लक्स थ्रू सरफेस 2 ड्यू टू y कंपोनेंट, राइट। सो यहाँ पे देखो बच्चों, y कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
उसका डायरेक्शन वेक्टर आ रहा है हमारा लाइक जे, है ना, जे कैप गिवन है, और आपका एरिया वेक्टर क्या है, एरिया वेक्टर है 4i कैप। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब मैं इसका डॉट करूंगा तो i डॉट जे 0 आएगा। सो फ्लक्स ड्यू टू सेकेंड फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस ड्यू टू y कंपोनेंट विल बी 0, ठीक है। तो नेट फ्लक्स अगर हम बोले कि नेट फ्लक्स थ्रू सरफेस 2, है ना, तो वो क्या होगा, दिस 16 प्लस 0 दैट इज 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये हमारा आ जाएगा एक फ्लक्स, ठीक है। तो दिस इज द फ्लक्स थ्रू सेकेंड सरफेस। अब ओके, तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट कैलकुलेट करेंगे, फ्लक्स थ्रू 2 डैश सरफेस 2 डैश, जो 2 के अपोजिट का सरफेस है उसके थ्रू हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सिर्फ एरिया वेक्टर में चेंज करेंगे बच्चों, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं 2 डैश के थ्रू कर रहा हूँ एक्स कंपोनेंट में, तो यहाँ पे हमारा एरिया वेक्टर हो जाएगा इस डायरेक्शन में, राइट, नेगेटिव आई कैप। तो 4 माइनस आई कैप, ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर फॉर सरफेस 2 डैश। तो अगर मैं फ्लक्स कैलकुलेट करता हूँ तो फ्लक्स थ्रू 2 डैश ड्यू टू एक्स कंपोनेंट, तो ये आ जाएगा हमारा 4 4 जा 16 आई डॉट माइनस आई, दैट इज माइनस 16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारा आ जाएगा फ्लक्स थ्रू 2 डैश, है ना, ड्यू टू एक्स कंपोनेंट। अब ड्यू टू वाई कंपोनेंट क्या आएगा बच्चों, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें एरिया वेक्टर क्या है, सिर्फ इसका डायरेक्शन चेंज हो गया, 4 माइनस आई कैप, ठीक है। तो अगेन अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा तो आई डॉट जे आएगा, है ना, अल्टीमेटली जो कुछ भी यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आए, बट अल्टीमेटली ए डॉट जे आएगा, जिसकी वजह से ये क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो ये फ्लक्स 0 हो गया। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो 2 डैश एक्स के थ्रू हमारा क्या आ रहा है, माइनस 16 आ रहा है, ठीक है, जबकि 2 के थ्रू आया था 16, राइट। सो ये हमारा हो गया फ्लक्स थ्रू 2 एंड 2 डैश। तो अब तक हम लोगों ने क्या करा, 1 के थ्रू निकाला, 1 डैश के थ्रू निकाला, 2 के थ्रू निकाला और 2 डैश के थ्रू निकाला। अब हमारा है कि आपको 3 और 3 डैश से निकालना है, ठीक है ना। तो मैं पहले 3 के थ्रू निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखें, फिर से हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, एरिया वेक्टर देखना होगा। इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, जे यानी वाई एक्सिस के अलॉन्ग, तो इसका एरिया वेक्टर लिखेंगे 4j कैप, ठीक है। तो एरिया वेक्टर यहाँ पे चेंज कर देता हूँ 4j कैप, ठीक है, मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे अगर फ्लक्स लिखता हूँ थ्रू थर्ड सरफेस ड्यू टू एक्स कॉम्पोनेंट इक्वल टू क्या आएगा, आई डॉट जे क्या होगा, 0, ठीक है ना, आई डॉट जे 0। अब अगर हम लोग वाई कॉम्पोनेंट की वजह से निकालें तो यहाँ पे कुछ वैल्यू आने वाली है। एरिया वेक्टर क्या लिखूँ, 4j कैप, ठीक है ना, सेम रहेगा थर्ड का एरिया वेक्टर। अब जब मैं इसके साथ डॉट करूँगा तो यहाँ पे आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। यहाँ पे हमें, क्योंकि y के अलॉन्ग, क्योंकि ये सरफेस का अगर देखें तो इसका कोई भी आप पॉइंट लो, प्लेन पे कोई भी पॉइंट लो, इसका y कोऑर्डिनेट विल बी 2 यूनिट्स। क्यों, क्योंकि ये सरफेस आपको कहाँ मिलेगा, अगर आप ओरिजिन से 2 यूनिट ऊपर जाओगे तब जाके आपको ये प्लेन मिलेगा। यानी कि इस प्लेन का अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशन क्या होगी, तो मैं लिख सकता हूँ y इक्वल टू 2। तो y इक्वल टू 2 का जो प्लेन होगा उसी प्लेन का एक टुकड़ा है ये, ठीक है ना। तो इसके हर पॉइंट पे y कोऑर्डिनेट होगी 2। और जैसा कि आपको बताया, जब हम लोग फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर में मैग्नीट्यूड पार्ट जो है वही लेना चाहिए जो सरफेस पे जब सरफेस को हिट कर रहा है, जिस सरफेस को हिट कर रहा है तो उस पॉइंट पे सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है वो हमें लेना होता है। तो यहाँ पे ये y डिपेंडेंट है, और जैसे हम लोग जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस को पेनिट्रेट करेगा तब y की वैल्यू हो जाएगी 2, क्योंकि ये सरफेस है y इक्वल टू 2 पे। तो हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सप्रेशन में y की जगह 2 यूनिट लिखना पड़ेगा।
2 का स्क्वायर प्लस 2 ऑलरेडी क्वेश्चन में है, j डॉट 4j। अब j डॉट j 1 होगा, ठीक है। अब बाकी की वैल्यू कैलकुलेट करके लिख देता हूँ। 4 3 जा 12 प्लस 2 14 इंटू 4 j डॉट j 1, ठीक है। तो 56 यूनिट हो गया हमारा, है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हो गया फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस ड्यू टू वाई कॉम्पोनेंट। तो अल्टीमेटली फ्लक्स थ्रू सरफेस 3 विल बी 0 प्लस 56, है ना, इतना यूनिट आ गया। क्लियर है। अब हमारा रह गया सरफेस 3 डैश, जो 3 के अपोजिट सरफेस है, उसके थ्रू हमें फ्लक्स निकालना है, ठीक है बच्चों। तो उसमें क्या करना पड़ेगा, x में तो कोई चेंज होने वाला नहीं है, सिर्फ y में चेंज होगा, है ना। क्या करेंगे, फिर भी मैं x का कैलकुलेट कर देता हूँ। तो इसमें ड्यू टू x कॉम्पोनेंट फ्लक्स थ्रू 3 डैश ड्यू टू x कॉम्पोनेंट विल बी 4i दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर एंड 4j दैट इज क्या हो गया, i डॉट 16 i डॉट j 0, सो 0, ठीक है ना। अब y कॉम्पोनेंट में आते हैं, तो यहाँ पे हमें फिर से इसकी वैल्यू एडजस्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि ये y के अलॉन्ग चेंज होता है। तो हमारा जो ये प्लेन है ना बच्चों, जो बॉटम है, उसकी इक्वेशन में अगर लिखें तो y इक्वल टू 0 होगी। आप कहीं भी चले जाओ, ये ऊपर ये प्लेन में है, xz प्लेन के अंदर है ये, ठीक है। ये z प्लेन हमारा z एक्सिस है, तो ये xz प्लेन के अंदर है। तो xz प्लेन का जो y कोऑर्डिनेट होता है वो 0 होता है। तो इसलिए इस प्लेन का भी, क्योंकि ये उसी प्लेन का एक हिस्सा है, उसी प्लेन का एक पार्ट है, सो इसका y कोऑर्डिनेट होगा 0। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी लिखते समय हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू 0 डाल देंगे, है ना। तो 3y² ये 0 हो गया, है ना, 3 इंटू 0 स्क्वायर प्लस 2, है ना, j कैप। तो 0 प्लस 2 2j, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर आ गया। अब इसका एरिया वेक्टर किधर होगा बच्चों, एरिया वेक्टर डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, जस्ट अपोजिट टू y, दैट इज 4 माइनस 4 j कैप। अगर मैं फ्लक्स निकालूंगा इसका, तो फ्लक्स आएगा E डॉट ए, दैट इज 2 4 जा 8 माइनस 8 j डॉट j 1, राइट। सो माइनस 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ठीक है ना। तो फाइनली हमारा फ्लक्स थ्रू 3 डैश ड्यू टू y एक्सिस आ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली फ्लक्स थ्रू 3 डैश इज 0 प्लस माइनस 8, दैट इज माइनस 8 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। सो इस तरह से हमारा जितने भी 6 के 6 फेसेस हैं, सबकी वजह से हमने फ्लक्स निकाल लिए, है ना। सो हमें अगर पूछे कि टोटल फ्लक्स ड्यू टू मतलब टोटल फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्यूब, तो हमें क्या करना है, सारे के सारे फेसेस के फ्लक्स को सम कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा।